पूरा साल मैंने अब तक की अपनी जिंदगी में दूसरा नहीं देखा। इस साल ने न केवल इंसान के तौर पर परीक्षा ली है बल्कि फैन के तौर पर तोड़ा भी है। हमने मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान को भी खो दिया। सबसे पहले सरोज जी को हमारी श्रद्धांजलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशांत सुसाइड और सुलगते सवाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस साल ने एक बहस और कुछ सवालों को हमारे लिए छोड़ा है। सुशांत के जाने के बाद यह पहली बार है जब बॉलीवुड अपने अंधकार को लेकर लोगों के रडार पर आया है। आज इसे ही खंगालेंगे। चलिए शुरू करते हैं यह शो। क्या बॉलीवुड में कोई करता है सपनों को ब्लॉक? कौन है बॉलीवुड के बिग बुले? क्या सुशांत की मौत का मूवी माफिया से है कनेक्शन? क्या बॉलीवुड बाहरियों का बॉयकॉट करता है? क्या बॉलीवुड में टैलेंट से बड़े हैं सरनेम वाले? गैंग से तो भाग लूंगा वकील, अपने आप से कैसे भागूं? सर, हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं यहाँ खड़गपुर स्टेशन पे, और रोज गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ अभिनेता सुनील पाल मौजूद हैं, मशहूर कॉमेडियन है, किसी परिचय के मोहताज नहीं। शिल्पा धर मशहूर अभिनेत्री हैं। रविंद्र उपाध्याय राजस्थान, न केवल राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान के लिए जाना माना नाम, प्लेबैक सिंगर भी हैं। अविनाश त्रिपाठी फिल्म समीक्षक। मैं आप चारों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। अविनाश, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। अविनाश, कुछ बातें बेहद स्पष्ट है। देखिए, मैं शुरुआत में ये कहना चाहता हूं कि मैं लोगों से ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो सपने देखना छोड़ दें, क्योंकि सपने देखें वो उनका हक है, उन सपनों का पीछा करें, लेकिन वो याद रखें कि फिल्म लाइन फिल्म इंडस्ट्री है और हर उद्योग की तरह इसे भी सिर्फ एक जॉब के तौर पर लें। जॉब वाली समस्याएं आएंगी। जी बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूं, और मैं तो ये भी कहता हूं कि आपको अपनी आंखों से बड़े सपने देखने चाहिए। इतने बड़े भी सपने देखने चाहिए कि आपकी आंखों में टूट जाए, फिर भी आपके सपने देखने का हौसला न टूटे। लेकिन साथ साथ दूसरा सच उसका ये भी है कि जब आप कहीं आपके सपने टूटते हैं और आपका अगर दिल कहीं कमजोर है तो वो स्थिति आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। और जैसा आपने बातचीत की शुरुआत में कहा कि सुशांत की जो डेथ हुई है वो अपने आप में एक बहुत सारे युवा सपनों का, जो फिल्म इंडस्ट्री से डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है और बाहर से आ रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ा आघात है। और वो किस राजनीति के तहत हो रहा है, उसके पीछे कौन से लोग हैं, किस तरह का दबाव है, ये मुझे लगता है धीरे धीरे हम चर्चा में इस पे और डिटेल में बातचीत करेंगे। बट ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ऐसा नहीं, लेकिन अगर इनसाइट को समझने की कोशिश करें अविनाश, किस तरह से चीजें काम करती हैं। अब जैसे देखिए, आपका तो ओटीटी पर भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ओटीटी पर भी एक सेलेबल चेहरा तो लोग लेना चाहते हैं, उसके बिना जो सीरीज आती हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आखिर इसका इनसाइट क्या है? जी देखिए, किसी भी विजुअल मीडिया में एक पहचान वाला चेहरा हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि वो आप उसके साथ कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक ऐसा चेहरा जिसकी एक पहचान बनी हो, जिसकी एक पॉपुलैरिटी हो, ये एक बहुत जरूरी सा हिस्सा होता है सिनेमा के लिए या ओटीटी चैनल के लिए। और बहुत सारे ऐसे अभिनेता जो इस प्रयास में रहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको एक छोटी सी पहचान मिल जाएगी, और उनके अंदर अगर क्षमता है तो धीरे धीरे वो उस पिनाकल, उस सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे जो शायद वो अपने सपनों में देखा करते हैं। और इस कामयाबी का जो प्रतिशत होता है वो बहुत कम होता, पॉइंट में होता है, और उसमें हजारों लोग जो है उस प्रयास में लगे रहते हैं, और उसमें आपको निराशा भी होती है, उसमें कुछ कामयाबी भी होती है, और लाखों हजारों में एक कोई व्यक्ति उस कामयाबी की उस सीढ़ी, उस चरम बिंदु तक पहुंचता है, और बाकी या तो अंधेरे में डूब जाते हैं और या बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाते। बिल्कुल, लेकिन हर किसी के लिए कुछ ना कुछ होने का दावा ये इंडस्ट्री करती है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो खाली हाथ रह जाते हैं, और ये अपने आप में विडंबना है। उसके पीछे कारण क्या है ये भी खोजना होगा, क्योंकि फिल्मों की संख्या और अन्य चीजों की संख्या को अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, काम तो वहां पर बहुत होगा। बार बार कुछ ही चेहरे रिपीट होते हैं, कई बार रिप्लेस एक दूसरे के द्वारा कर लिए जाते हैं, ये भी एक सच्चाई है। शिल्पा, मैं आपके पास आ रहा हूं। शिल्पा, जैसे
हॉलीवुड में हम देखते हैं फीमेल कैरेक्टर्स का या फीमेल एक्ट्रेसेस का कोई एज से लेने देना नहीं होता है, न ही उनके स्ट्रगल को उनके स्ट्रगल के पीछे हमें कुछ एक काली हकीकतों को छोड़कर बाकी ज्यादा सुनना मिले। कितना मुश्किल होता है बॉलीवुड में सिर्फ क्रैक कर पाना और फिर टिके रहना। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने एक बहुत ही अच्छी बात प्रोग्राम की शुरुआत में कही थी कि इस इंडस्ट्री को भी हमें एक जॉब की तरह लेना चाहिए, हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए कुछ पाने का। और जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, ये एक उदाहरण है जो हम अपनी प्रकृति से, अपने नेचर से, अपने एनवायरमेंट से ले सकते हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में हमारे पेरेंट्स और टीचर्स का ये समझाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कामयाबी का मापदंड सिर्फ शोहरत नहीं है, कामयाबी का मापदंड शोहरत। डिबेट की ओर और हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सुशांत सुसाइड और सुलगते सवालों की। क्या चीजें बेहतर नहीं हो सकती हैं? किसकी जिम्मेदारी है? अगर हमारे बच्चे कल को एक अच्छे भारत का सपना देखते हैं और फिर उसमें एक अपने पसंद के जॉब का सपना देखते हैं, तो वो क्या गलत कर रहे हैं? रविंद्र, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं बहुत छोटा था तब अखबारों में सप्ताह में एक दिन फिल्मों की खबरें आती थीं, और अगर मैं फिल्मों की मैगजीन ले लूं तो महीने 2 महीने में एक आध बार मुझे खबरें सुनने को या पढ़ने को मिलती थीं। और उस समय मैंने पढ़ा था अनुराधा पौडवाल और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। बड़ा होने के बाद मैं देखता हूं कि अरिजीत ट्विटर पर माफी मांगते हैं एक बड़े कलाकार से। ये हम कलाकारों को क्या दे रहे हैं? हम ये कलाकारों को क्या सौंप रहे हैं? और कौन लड़ेगा इनके लिए? स्वप्निल, असल में ये जो आपने उदाहरण दिया है ना, इस उदाहरण से ये समझ आता है कि चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट हो, बॉलीवुड में सबसे बड़ी समस्या है इनसिक्योरिटी। बड़े से बड़ा कलाकार, बड़े सफल से सफल कलाकार भी अपने आप को सिक्योर नहीं मानता। ये जो हमने अभी ट्विटर वाली बात जो आपने कही, वो भी क्या सिर्फ एक फिल्म का एक गाने के लिए अगर किसी एस्टैब्लिश्ड कलाकार को भी माफी मांगनी पड़े या एक तरह से गिड़गिड़ाना पड़े, तो अब आप सोच सकते हैं कि वो फिर 150-200 गाने जो पिछले साल उसने रिकॉर्ड किए, वो सब क्या है? असल में प्रॉब्लम ये है कि वहां पे ना, मुझे जो मेरा अनुभव है वो ये है कि वहां पे इस तरह की भावनाएं सभी कलाकारों में डेवलप हो गई है, या ऐसा एक बोलना चाहिए, ऐसा सीन बना दिया गया है कि जितना ज्यादा काम मैं समेट लूं वो सारा मैं समेट लूं, किसी और को करने ना दूं। और नहीं, और सबसे अजीब बात क्या है कि म्यूजिक से ही जुड़े चेहरे बड़े बड़े रियलिटी शोज में जज के तौर पर बैठते हैं और उसके बाद फिर मौका उन्हीं प्री एस्टेब्लिश्ड चेहरों को देते हैं या फिर पड़ोसी देश तक चले जाते हैं। वो तो कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स ने रीजनल फ्लेवर्स डालने शुरू कर दिए तो दूसरे चेहरे सामने आ पाए, नहीं तो क्या वो चेहरे, उनकी आवाज हम तक आ पाती? रविंद्र, सही बात। नहीं, बात तो देखिए सही बात है कि यहां पे हमारी समस्या क्या है कि हम जो इंडियंस में ना, हमारी एक अपन तो पुरानी कहावत पे कहता हूं मैं तो हमेशा कि, और ये हर जगह लागू भी है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, या फिर हमारे राजस्थान में जो कहावत चलती है कि घर को जोगी जोगना और आण गांव को सिद्ध। तो प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सबसे पहले तो अपने आप, जो अपने आसपास का जो बंदा है ना, उसको हमेशा डिमोरलाइज करेंगे। अरे तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकता, तुमसे ना हो पाएगा, वो वाले डायलॉग्स जो हैं वो हमको सुनने में मिल जाते हैं वहां पे भी। तो ये असल में ये एक ऐसी इनसिक्योरिटी जो मैंने कहा ना कि अनिश्चितता ने ऐसा घेर रखा है वहां हर एक कलाकार को। बड़े से बड़े कलाकार के मन में एक अनिश्चितता का जो एक भय है कि यार आज की तारीख में तो काम है, कल को नहीं होगा तो क्या। हाँ। तो इस चक्कर में वो सब। और एक और चीज इसमें रविंद्र मैं ऐड करना चाहता हूं, और अब मैं सुनील पॉल को भी इस डिबेट में लाना चाहता हूं। सुनील पॉल, उनको सिर्फ कॉमेडियन कहना दरअसल उनकी बेइज्जती होगी, क्योंकि उनकी कॉमिक टाइमिंग ये बताती है कि वो बहुत बड़े एक्टर भी हैं, लेकिन उन्हें विभिन्न रंग दिखाने का मौका कभी दिया ही नहीं गया। जबकि बाहरी की डेफिनेशन पे तो उन्हें फिट भी नहीं होना चाहिए था, वो महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते हैं। सुनील, क्या बाहरी की डेफिनेशन एक 2 4 दीवारी के बाहरी सब बाहरी हैं, या फिर नहीं, बाहरी के लिए महाराष्ट्र के बाहर वाले बाहरी हैं? मैं तो ये कहता हूं कि जैसे मैं सुन रहा था बाकी हमारे दोस्तों को और आपकी बात को भी, ये फीलिंग जो है वो बहुत
बिल्कुल बॉलीवुड में आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। पहले तो सभी लोग बाहर के थे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये ग्रुपिज्म, जैसे जैसे नेपोटिज्म, जैसे जैसे और भी चीजें, आरक्षण, रिजर्वेशन, ये हर जगह अपना मुंह फैला रहा है। और मतलब जो काम का है उसको सलाम है, जो काम का नहीं है उसको, मतलब पार्टी जब होती है तो मुझे लगता है कि जो काम का है उसे बुलाया जाता है और जो काम का नहीं उसे भुलाया जाता है उसको। मतलब ये मेरा हमेशा ऑब्जर्वेशन रहा, जो काम का है चल आ जा और नहीं है तो चला जा। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे कल बहुत ही बड़े नहीं सुनील, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि कुछ लोग कैसे काम के नहीं रह जाएंगे। कादर खान जैसी शख्सियत को काम मांगना पड़ा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि नीना गुप्ता जैसी शख्सियत को काम मांगना पड़ा। वो काम के कब नहीं रह गए। ये वो तमाम चेहरे जो हमें डरा सकते हैं, हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, उनके लिए तो काम की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक समय के बाद ये तो ऐसा है कि आम चूस लिया, अब गुठली बची है इसलिए फेंक देंगे। क्या है सिनेरियो? ये थैंकलेस इंडस्ट्री होती जा रही है सर, थैंकलेस। अभी कल भारत के बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज साहब का जन्मदिन था, और मोहम्मद अजीज साहब कितना बड़ा नाम है ये हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हजारों गाने उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टारों को लगाया, उसमें आप किसी भी सुपरस्टार का नाम ले सकते हैं, किसी भी। लेकिन कल उनको किसी ने याद नहीं किया। सुपरस्टारों ने तो याद नहीं किया जिनका करियर उनके गानों से बना है। अगर मैं मिसाल के तौर, लेकिन मैं नाम इसके लिए, क्योंकि किस किस का नाम लूं, और म्यूजिक इंडस्ट्री ने भी याद नहीं किया। आप देखिए म्यूजिक इंडस्ट्री में खाली एक ही आदमी था, शब्बीर कुमार, जिन्होंने उनको याद किया। शब्बीर भाई को सलाम है। तभी मैं कहता हूं कि एक तरफ शब्बीर, बाकी तरफ सब भीड़। तो मोहम्मद अजीज साहब को तक लोगों ने भुला दिया, अमरीश पुरी साहब को लोगों ने भुला दिया, कादर खान साहब के हम लोग मैं तो जब कादर खान साहब जब गुजरे तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, सारे कॉमेडियंस तमाम उसमें आए थे, और मैंने देखा था कि किसी सुपरस्टार ने आके सामने से कोई, तो इतनी थैंकलेस इंडस्ट्री है और इतनी ये हो गई है। सिर्फ इंडस्ट्री क्यों, जब आप ये बात कह रहे हैं मुझे अंदर से एक बात महसूस हो रही है जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि फैंस भी मौका परस्त हैं। मेरे जैसे फैंस भी शायद उन्हें हर समय याद नहीं कर रहे हैं। हो सकता है हम भी मौका परस्त हों, उस जगह पर मैं गलत हूं और मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन रविंद्र कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद शिल्पा मैं आपके पास आता हूं। यहां पर मैं एक बात इंफॉर्म कर दूं, अभी बहुत से सवाल हैं जो लेना बाकी हैं, इसलिए मैं इस डिबेट को एक्सटेंड कर रहा हूं। रविंद्र क्या कहना चाहते हैं आप? जी हाँ, स्वप्निल, सिर्फ 2 ही सेंटेंस में, जैसा आपने कहा कि ये गलती सिर्फ इंडस्ट्री की ही नहीं है, हमने अपने पूरे समाज को ही, जैसे सुनील भाई कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कि थैंकलेस बना लिया है। आज एक जमाना होता था जब कहा जाता था कि मुंबई और दिल्ली या बड़े जो शहर होते हैं वहां पे लोग एक दूसरे के पड़ोसी की शक्ल नहीं जानते, नाम तक नहीं जानते कि क्या करता है ये बंदा। आज हालत यह है कि आज गांव-गांव में यह हालत हो चुकी है। लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए, लोगों को सिर्फ उसी से मतलब है जिससे उसका स्वार्थ सिद्धि होती है या किसी तरह से वो रिलेटेड है, तब तक ठीक है, वरना कोई बात नहीं। आज लोग अपना एक पोस्ट होता क्या है कि 2 से 3 साल तक एक पर्टिकुलर सिंगर के हम बहुत से गाने सुनते हैं, और उसी गैप में कहीं पर सोनू निगम का गाना आ जाए या शान का गाना आ जाए तो वो मेरा दिल जानता है या जहन जानता है, या एक संगीत प्रेमी के तौर पर मैं जानता हूं कि मैंने उस आवाज को या उस फ्लेवर को कितना मिस किया था। एज अ फैन क्या हम इस चीज को भुला सकते हैं कुछ पलों के लिए? नहीं, हमें वो 24 घंटे याद रखना है। डिबेट को आगे हम लोग ले जाएंगे। बिल्कुल रविंद्र, मैं आऊंगा आपके पास। शिल्पा, आपने कहा कि कीचड़ में मैं आ रहा हूं रविंद्र आपके पास। शिल्पा से मेरी बातचीत बीच में छूट गई थी। शिल्पा, मैं ये कहना चाहता हूं, आपने कहा कि कीचड़ में फूल खिलता है। मैं कह रहा हूं कि अगर क्यारी बना दी जाए तो तमाम तरह के फूल दिखेंगे। मैं कहता हूं अगर नर्सरी बना दी जाए तो तमाम तरह के फूल एक साथ नजर आएंगे। हम हर बार कीचड़ का उदाहरण क्यों दें? क्यों ना कीचड़ बदल दिया जाए। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। मैंने एक एग्जाम्पल कीचड़ का इसलिए दिया बिकॉज प्रकृति से हम लोग नेचर से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अगर इंडिया की ऑडियंस, अगर इंडिया का जो आप लोग है वो सपोर्ट करे कला का रादर देन गोइंग फॉर द स्टार किड्स, तो अपने आप प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट चाहिए लोगों का, जो आम ऑडियंस है, जो हमारी फिल्में देखती है, हमारा म्यूजिक सुनती है, हमें उनका सपोर्ट चाहिए कि वो टैलेंट की कदर करे, क्योंकि हम उन्हीं में से उठकर आए हैं। आप लोग एक क्यों नहीं हो पाते हैं? शिल्पा, मैं ये बोल रहा हूं कि हर कोई अपने इंडिपेंडेंट स्ट्रगल को देख रहा है। वो ग्रुप स्टडी वाला दौर खत्म हो गया क्या? ग्रुप स्ट्रगल्स नहीं हो सकते? मेरा सवाल सीधा सा है कि अगर वो एकजुट है तो बाहर के एकजुट क्यों नहीं हो सकते?
जी बिल्कुल, बाहर के। और हम लोगों ने क्या पैमाना है सक्सेस का, क्या पैमाना है स्टारडम का, क्या पैमाना है कि ए ग्रेड है या बी ग्रेड है? हम लोग खुद इंडिपेंडेंटली अपने प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं कर सकते? आई थिंक इट्स हाई टाइम टू गिव इंडिपेंडेंट म्यूजिक एंड इंडिपेंडेंट सिनेमा अ ब्रेक। हम लोग शॉर्ट फिल्म्स बनाए, हम लोग अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाए, हम लोग कॉर्पोरेट कल्चर से थोड़ा बाहर निकल के अपना एक कल्चर क्रिएट करें, और लोगों के सपोर्ट की उसमें हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। जाहिर तौर पर इसीलिए मैंने फैंस के भी एंगल को जोड़ा। अविनाश, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। अविनाश, जब हम कह ही रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री है, देखिए अगर मजदूरों के साथ बुरा होता है तो मजदूर यूनियंस होती हैं, मजदूरों के सपोर्ट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। फिल्म इंडस्ट्री है, हर धड़े का अगर एक यूनियन होता और वो एक दूसरे के लिए खड़े होता तो स्थितियां डिफरेंट हो सकती थी। लेकिन मसला यह है ना कि अगर हम कुछ बोलेंगे या हम नहीं करेंगे तो कल को हमें काम नहीं मिलेगा, हम अपना परिवार कैसे चलाएंगे? हमें कला है लेकिन हमें खाना भी तो खाना है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है बनी हुई है, लेकिन ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है। राइटर्स के सपोर्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जो टेक्नीशियंस है उनके सपोर्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन कभी भी उनके हित में बहुत जोरदार तरीके से नहीं खड़ी होती, और उनसे भी अक्सर दबाव जो बड़े प्रोड्यूसर हैं, जो बड़े डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर है। और अभी सुनील भाई बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, आपने उनसे कहा कि आप तो महाराष्ट्र के हैं, आप तो अंदर के ही हैं, फिर इस तरह का अंदर और बाहर का क्यों विरोध और प्रतिरोध चल रहा है? मुझे लगता है इंडस्ट्री दो भागों में डिवाइड है। एक वो लोग जो फिल्म इंडस्ट्री फ्रेटर्निटी से हैं, जिनके परिवार के लोग पहले से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, और बाकी हर व्यक्ति दूसरा व्यक्ति है जो बाहर का व्यक्ति है, चाहे वो महाराष्ट्र का रहने वाला हो, चाहे वो किसी और प्रदेश का रहने वाला हो। लेकिन अगर वो फिल्म फ्रेटर्निटी से ताल्लुक नहीं रखता है, बाहर से ताल्लुक रखता है, तो वो उसके लिए उनका वो वैसा स्वागत वाला उनका अप्रोच नहीं होता है, भले ही वो बहुत टैलेंटेड। देखिए अविनाश, मैं कुछ चीजों को काउंटर करना चाहता हूं जो आप कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि जैसे मान लीजिए चूंकि वो बॉलीवुड है और इतना बड़ा स्क्रीन है, इसलिए हम नेपोटिज्म का एक रूप देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे बगल की दुकान में कोई किराने वाला अपनी किराने की दुकान अच्छा पढ़ाई करने वाले नई बच्चे को सौंप देता है तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं, सबके लिए काम हो सकता है, सबके लिए काम हो सकता है, सबके लिए काम हो सकता है। लेकिन मैंने कहा कि बहुत रूथलेस इंडस्ट्री है। आप कह रहे थे कि हर व्यक्ति के लिए काम हो सकता है, हीना गुप्ता को भी काम मांगना पड़ा, काम अमिताभ बच्चन को भी मांगना पड़ा था 1995-6 के दौर में, जब एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन की फिल्में जबरदस्त तरीके से फ्लॉप हो रही थी और उनको काम नहीं मिल रहा था, और एक दिन वो सुबह उठकर यश चोपड़ा के घर पे गए और उनसे काम मांगा, और तब उनको मोहब्बतें फिल्म मिली थी। तो ये एक ऐसा दौर है जिसमें हर फ्राइडे को आपकी तकदीर बदल जाती है। कल तक आप बहुत बड़े स्टार हैं और एक फ्राइडे को आपकी फिल्म रिलीज होती है और आपकी फिल्म बहुत अच्छी नहीं चलती है, तो अपनी आखिरी फिल्म से आप पहचाने जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में कि आपकी पोजीशन इंडस्ट्री में क्या है। आप कभी भी सतत जो है वो एक्चुअली इस सवाल का जवाब तो विद्युत जामवाल और कुणाल खेमू आज खोज रहे हैं। कल से ही उन्होंने इसको खोजना चालू किया है और सुनील पाल इस बात को अच्छे से बता पाएंगे। ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों का भी कैटेगराइजेशन है सुनील। विद्युत जामवाल और कुणाल खेमू को यह लगेगा कि नहीं मुझे अलग कर दिया गया, मतलब आपकी जो गंदगी है आप उसको ओटीटी पर भी ले आएंगे। जी जी, ओटीटी तो है ही गंदगी, कुछ लोग तो उसको ओ टट्टी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पहले तो हीरो ने टॉप में काम करती है, यहाँ पर तो ओवर द टॉप है, मतलब टॉप के ऊपर है, टॉप के ऊपर, मतलब मैं तो उसको वेब सीरीज नहीं, मैं उसको वेब सीरीज कहता हूँ। इतनी कुछ लड़कियां अगर ऑडिशन देने जाती कि बोलती कि मैं भैया वेब सीरीज के ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, तो मैं सोच रहा तो पता नहीं बहन क्या करेगी वहां जाकर। और हीरो जो है वो वही रखा जाता है जिसको सबसे ज्यादा गालियां साइड जाने की जगह मोर एथिकल साइड जाने की बात कर रहे हैं सुनील, लेकिन आर्ट को एथिकल के आगे भी कुछ होना चाहिए, इसलिए मैं आपका विरोध कर रहा हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि वही ग्रुपिज्म और सारी चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए थिएटर में भी छोटी फिल्मों को रिलीज नहीं होने दिया जाता। अगर हम चलो आप समझते हो कि आप A+ हो, ठीक है, लेकिन B+ और C+ की जो कैटेगरी है, अगर आपके बकुल, तो उनको थिएटर नहीं मिलते, उनको ओटीटी नहीं मिलता, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते। अच्छी अच्छी कहानियां आती है, अच्छी अच्छी स्टोरीज आती है, लेकिन थिएटर में अभी जैसे मेरी फिल्म मैंने प्रोड्यूस की थी भावनाओं को समझो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था, जो बॉलीवुड का पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था, पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बॉलीवुड का था। तो उसको किसी ने नोट ही नहीं किया। उसमें 52 स्टैंड अप कॉमेडियन थे, राइट फ्रॉम जॉनी लीवर साहब से कपिल शर्मा से लेके राजू श्रीवास्तव से लेके एहसान कुरैशी से लेके इंडिया पाकिस्तान के, तो इतने बड़े बड़े कलाकार होने नहीं, लेकिन उससे कितने लोग अपने आप को एसोसिएट करते हैं सुनील। मैंने कभी कपिल शर्मा को किसी प्लेटफॉर्म पर आकर ये बोलते नहीं सुना कि वो उस गिनीज बुक ऑफ वो उस रिकॉर्ड का हिस्सा है
कितने लोग अपने आप को उस चीज से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। कपिल शर्मा का अपना बैनर है, अपनी चीजें है, वो अपनी चीजों के लिए कर रहा होगा। लेकिन मैं ये कहूं कि मैंने कपिल शर्मा, मेरी फिल्म है फला, मेरी फिल्मों में मैंने अपनी फिल्म बनाई है, मैंने उसको खुद प्रोड्यूस किया है, लेकिन उसको अगर सही प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता है तो मैं कहानी कैसे कहूंगा, अपनी बात कैसे कहूंगा, अपना कंटेंट कैसे कहूंगा, वहां तक पहुंच। क्योंकि क्या होता है कि थिएटर भी खरीद ले जाते हैं, ऑडियंस भी खरीद ली जाती है, हमको तो थिएटर के साथ साथ ऑडियंस का भी पैसा देना पड़ता है कि भाई इतने लोग आपके आएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी फिल्में लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, और उसमें फिर हमको बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता है। जो कि मैंने हर बार जब फिल्म बनाई तो जितना बजट मेरी फिल्म का लगा, डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मेरा पैसा कैसे निकलेगा। वो ये तो देखते ही नहीं है कि इस फिल्म का आर्ट साइड क्या हो सकता है, या इसमें और क्या चीजें हैं जो शायद लोगों को किसी जगह पर जाकर क्लिक करे। शिल्पा, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं आपको रीइंट्रोड्यूस करना चाहता हूं हमारे ऑडियंस को, और मैं इसलिए रीइंट्रोड्यूस करना चाहता हूं क्योंकि आप एक टैरो कार्ड रीडर भी हैं। इसलिए शिल्पा न केवल अभिनेत्री है और सिंगर है, बल्कि टैरो कार्ड रीडर भी हैं। तो आपके टैरो कार्ड से आपने कभी पूछा ये माया नगरी सुधरेगी? जी, एक जो ये कोरोना का कोविड-19 का फेज चल रहा है, आप यकीन मानिए ये एक तब्दीली का एक ऐसा दौर चल रहा है। इस साल 2020 दिसंबर तक हम सब लोग अपने आप से एक सवाल पूछेंगे कि क्या जिंदगी में शोहरत, पैसा यही सब कुछ है, या वाकई इंसानियत की कदर है, या वाकई एक मेटाफिजिकल हेल्थ जिसे हम कहते हैं, एक ऐसी हेल्थ, एक ऐसी मानसिक सोच, उसकी तब्दीली का दौर अब शुरू हो चुका है। अब हर इंसान खुद से सवाल पूछेगा कि क्या वो खुद से कितना खुश है, वो अपने आप से कितना खुश है, बजाय इसके कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है। वो अपने आप पे कितना सक्सेसफुल फील करता है, वो अपनी धुन पे कितना रहता है। ये सब चीजें सीखने की, समझने की बहुत जरूरत है। हमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है स्कूल में, बट कभी हमें यह पढ़ाया जाता है कि जिंदगी को हंसते हंसते सेलिब्रेट करते कैसे जिया जाए। हाई टाइम है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये इंट्रोड्यूस किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से अपील है मेरी स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस से कि जिंदगी जीने का तरीका सिखाए लोगों को। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं अमूमन ये सोचता हूं कि अगर किसी गांव देहात का कोई अनपढ़ व्यक्ति साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास न जाए तो उसके अपने तर्क होंगे, वो ये सोच सकता है कि मैं पागल हूं। लेकिन पढ़े लिखे लोग तो ये नहीं सोचेंगे। शिल्पा, अगर आपको जाना पड़ा तो आप जा पाती? कितनी बड़ी बेड़ी होती है आपके लिए? एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना एक बेड़ी जरूर होती, लेकिन एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की नौबत नहीं पड़ती, क्योंकि बचपन से मैंने अपने आप को स्पिरिचुअल ढांचे में ऐसा ढांच रखा है कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि बाहर मुझे कोई गाली भी लेके चला जाए, लेके चला जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी जेब में 10 रुपए होंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं अपने आप में सक्षम हूं, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। और वो आता है व्हेन यू आर स्पिरिचुअली ग्राउंडेड एंड व्हेन यू डेवलप लाइक दिस। आप बचपन से ऐसे आप माहौल में रहे हो, बचपन से आपने अपने आप को अच्छी किताबें पढ़ी हो, अपने आप को ऐसे फीड किया हो, तो बड़े होकर आप जिंदगी का कोई भी चैलेंज हंसते हंसते एक्सेप्ट करते हो। और ये जरूरत है गांव से लेके शहर से लेके हर इंसान को इस बात को समझने के लिए। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है शुक्राना का भाव होना। हम लोग कितना शुक्राना करते हैं हमारे आसपास की जिंदगी में, कूड़ा कचरा जो साफ करते हैं लोग, हम उनका कितना शुक्राना करते हैं। बेसिक एथिक्स और शुक्राना की फीलिंग अगर मन में आएगी तो हमें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं और भी बातचीत करना चाहता हूं, इसलिए मैं आप सबकी भी परमिशन चाहता हूं, रविंद्र आपकी भी, सुनील आपकी भी, शिल्पा आपकी भी, और साथ ही मेरे मित्र भी हैं अविनाश त्रिपाठी, मैं उनकी भी चाहता हूं। जैसा कि मैंने बीच में कहा था कि मैं इस डिबेट को एक्सटेंड करना चाहता हूं क्योंकि अभी भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं क्लिक करना चाहता हूं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ कोप करें, थोड़ा समय और मुझे दें। मुझे यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो रविंद्र आपके पास आऊंगा इस सवाल के साथ कि ये सिंगर का कॉन्ट्रैक्ट से लेना देना क्या है। एक कंपनी अगर उससे गवा रही है तो क्या सिर्फ अपने तक रख लेगी? इस सवाल के साथ ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, क्योंकि सुशांत के सुसाइड, कथित सुसाइड के बाद से जो भी सवाल हैं वो सुलगते हैं, इसलिए सीधे सवालों को ही आगे बढ़ाते हैं। और मेरे गेस्ट मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी कुछ दिनों पहले एक रियलिटी शो में मैंने देखा एक सिंगर आई, किसी यॉनर में बंधी हुई नहीं थी और
फ्यूजन का भी अच्छा एक्सपेरिमेंट्स करती थी, जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर हैं अजय अतुल पहुंचे, उन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। तब मैं बहुत खुश हुआ कि इस तरह के टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन आज जब ये घटनाएं हो चुकी हैं और मेरे सामने बहुत सी चीजें हैं, भले ही सबूतों के साथ नहीं है लेकिन है, तो मुझे दुख हो रहा है। आखिर इंडस्ट्री बंधुआ मजदूर ही ढूंढ रही है, सिर्फ एक कलाकार के रूप में नहीं रहने देगी, या फिर इंडस्ट्री कुछ और सोच रही है? असल में स्वप्निल, यहां पे मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में ये सिचुएशन अब ऐसे इसलिए इस तरह से डेवलप हो रही है क्योंकि एक विश्वास जो होता है ना, वो विश्वास की कमी हो गई है। और इस विश्वास को तोड़ने में किसी एक का नाम नहीं ले सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस तरह से विश्वास तोड़ा है। और इसी वजह से जब भी कोई कंपनीज होती हैं या कोई प्रमोटर होते हैं जो आपको प्रमोट करना चाहते हैं एज अ म्यूजिक डायरेक्टर हो या जिस भी तरह से वो लोग आपको प्रमोट कर रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि भाई हम इसके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, टाइम लगाएंगे, सारी चीज करेंगे, तो ये बंदा एटलीस्ट ये 2-3 साल तक हमारे साथ रहे या 4 साल, जो भी है। मैं खुद भी एक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल रहा हूं स्टार टीवी के साथ। मेरा भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जब मैं रियलिटी शो का विनर था। ये बात बिल्कुल आपने जो शब्द, बिल्कुल सटीक शब्द यूज किया कि बंधुआ मजदूर, और वास्तव में पिंजरा चाहे सोने का ही हो, लेकिन जो गुलामी है ना, वो सबसे बुरी चीज है। और मैं आपको सही बात बताऊं, उसका आपको कभी कोई फायदा हुआ या आपको आज महसूस होता है कि नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट का मुझे नुकसान हुआ? उस कॉन्ट्रैक्ट का असल में मैं आपको, देखो, क्योंकि मैं तो ऐसा इस तरह से गया था इंडस्ट्री में कि जहां पर मेरा कोई लेना देना ही नहीं था, मतलब कुछ बिल्कुल भी कोई नहीं जानता था मुझे। तो मेरे लिए जो इनिशियल कहना चाहिए कि शुरुआती दौर का एक जो स्ट्रगल होता है अपनी आवाज को एक पहचान दिलाने का, या अपने एटलीस्ट कोई नाम तो जाने कम से कम कि मैं रविंद्र उपाध्याय हूं, मेरी आवाज कुछ इस तरह की है, मैं ऐसा गाता हूं, वो चीजें जरूर कम हुई, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है। एक और चीज, दूसरी, आज मैं अपने सभी दर्शकों को एक बहुत छोटा सा कंफ्यूजन जो है, जो कि कई बार बहुत बड़ा भी हो जाता है, मैं बताना चाहता हूं सबको कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि कोई प्लेबैक सिंगर प्लेबैक से कमाता है, तो वो आपकी गलतफहमी है। मुझे याद नहीं आ रहा, एक 25,000 का एक चेक जरूर मेरे को उत्तम सिंह जी ने जरूर दिया था, चेक हाथों हाथ दिया था उन्होंने, और एक 5,000 का चेक अदनान भाई ने दिया था, अदनान सामी जी ने, उन्होंने भी एक प्लेबैक करवाया था मुझे। ये मैं बता रहा हूँ, आज बहुत पुरानी बातें बता रहा हूँ, 2006 2007-8 की बातें कर रहा हूं मैं। लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि नए लड़के, नए गर्ल्स, जो भी नए सिंगर्स की बात करूंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है, अगर वो लोग प्लेबैक से सिर्फ इतना सा कमाते हैं तो वो कैसे सरवाइव करेंगे? वो लोग सरवाइव करते हैं लाइव शोज से। और लाइव शोज कैसे मिलते हैं उनको? लाइव शोज तब मिलते हैं जबकि वो उनकी प्रोफाइल में कुछ प्लेबैक्स अच्छे, कुछ हिट प्लेबैक्स, बड़े नाम, बड़ी चीज, बड़ी फिल्में, बड़े नाम, वो जुड़ेंगे, तब जाके लाइव शोज मिलेंगे। सुनील भाई अच्छी तरह जानते हैं इस बात को, क्योंकि वो लाइव से जुड़े हुए आदमी हैं। नहीं, तो लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्लेबैक कैसे मिले? समस्या ये होती है, मैं कह रहा हूं कि प्लेबैक सिंगिंग का मौका कैसे मिले? सिर्फ रियलिटी शो के बेसिस पे तो नहीं हो सकता। विपिन सचदेवा को बांध कर रखा गया। रविंद्र, आपको याद होगा विपिन सचदेवा जी, मैं बहुत बड़ा फैन था उनका। अनुराधा पौडवाल जी को मैंने 90s की मूवी में बहुत मिस किया है, बहुत ज्यादा गानों के लिए। मास्टर सलीम जैसी शख्सियत सिर्फ एक फिल्म के उस गाने का इंतजार करती है जिसमें पंजाबी फ्लेवर हो। नहीं, खैर ये बात, वो देखिए, वो एक अलग विषय है, क्योंकि देखिए प्लेबैक्स जो है, प्लेबैक का सीधा जो है रिलेशन होता है फिल्म से। जिस फिल्म के बारे में बात चल रही, जिस सिचुएशन का, जिस हीरो की बात, वो सारी प्लेबैक्स पे डिपेंड करती है। जरूरी नहीं कि हर एक आवाज हर एक हीरो पे सेट बैठे, वो कोई जरूरी नहीं है, वो एक दूसरी विषय है। यहां मैं कह रहा हूं कि आज एक तरह से मैं कह रहा हूं एक मंडी लगती है, जिस मंडी में सिंगर्स की बोली भी नहीं लगाई जाती। बिना बोली के सिंगर्स को खड़ा होना पड़ता है वहां पे जाके, एक लाइन लगानी पड़ती है ऑप्शंस की। 10-10, 15-15 सिंगर्स एक गाने के ऊपर खड़े होते हैं जाके, सर। और मैं आपको बताना चाहता हूं स्वप्निल भाई कि कौन सा नाम टॉप, जिनको हम मतलब हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, वो से लेके हम तक सब एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, एक ही लाइन में, एक ही गाना 20-20 सिंगर्स गा रहे हैं। अब आप सोचिए क्या हाल है। और इन चीजों को कभी बाहर आने नहीं दिया गया। देखिए, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं रविंद्र, जो आप कह रहे हैं, और अविनाश मैं आपके पास आ रहा हूं। अविनाश, जब कहते हैं ना कि भाई जो ताकत में होता है वो इतिहास लिखता है,
तो आज अगर हमें बॉलीवुड चमकदार दिख रहा है तो जो भी ताकत में रहा होगा उसने इतिहास लिख दिया। वो तो एक घटना हुई, और इनसाइड के चेहरे उठकर, वो भी कंगना रनावत जैसे चेहरे उठकर, नहीं तो शेखर सुमन तो अपने समय में चिल्लाते रह गए थे, तब इतना बड़ा मजमा नहीं लगा था। लेकिन आज जब कंगना ने बोला है तो फिर धीरे धीरे मजमा जम रहा है। तो जो ताकत में होगा वही बदलाव ला सकता है। जी, बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसका टीएन शेषन थे। जब तक वो मजबूत होकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने और उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए तो उनकी बात सुनी गई, उसके पहले नहीं सुनी जाती थी। जब आप मजबूत होते हैं तो आपकी सेव होती है और आपकी बात दुनिया सुनती है। अरविंद भाई और सुनील भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि एक तरह का बधुआ मजदूरी सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ, और जब से कुछ म्यूजिक कंपनी बहुत तेजी से उभर कर आई है, उन्होंने एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम शुरू किया है। वो किसी भी कलाकार के लिए बड़ा मुश्किल रहा है, क्योंकि ये टैलेंट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है या म्यूजिक कंपनी होती है, ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर, किसी एक सिंगर के ऊपर बहुत इन्वेस्ट करती है, और उसको इन्वेस्ट कर एक तरीके से मैं कहूँ तो एक तरह का बबल तैयार करती है और उसकी एक तरह का स्टारडम क्रिएट करती है। और कई बार जो स्टारडम होता है वो बहुत फिल्मी स्टारडम होता है, बहुत रियल स्टारडम नहीं होता, और उस स्टारडम से वो बहुत पैसा कमाने की उनको लगता है ये उनका बनाया स्टारडम है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसका फायदा उठाने क्यों दिया जाए। तो वो सारा पैसा, सब कुछ जो फायदा है उस स्टारडम का, वो अपने आप को लेना चाहते हैं, और इसीलिए उस कलाकार को वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ बांध देती है। और इसमें गलती कई बार कलाकार की भी हो जाती है, उनको लगता है कि ये जो क्षणिक लाभ उनको मिलने वाला स्टारडम का, उसका वो शिकार हो जाते हैं और अल्टीमेटली एक बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। थोड़ा सा अगर संघर्ष करके अगर अपने आप को लेकर आए, तो कई कलाकार कर भी रहे हैं, तो किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है और संघर्ष कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो आपकी पकड़ बनती है, तो मुझे लगता है उसकी जो लॉन्गिविटी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं? देखिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, अगर ये बोला जा रहा है अविनाश कि बाहरी का एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो तमाम बाहरी जिन्होंने आकर नाम बनाया वो आज बदलाव ला सकते हैं। मैं कह रहा हूं पंकज त्रिपाठी, मैं कह रहा हूं मनोज वाजपेयी, मैं कह रहा हूं अन्य वो तमाम नाम जो गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद एक बहुत बड़ा नाम बन गए, उसके पहले उनकी स्ट्रगल की एक बहुत लंबी कहानियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके अंदर ये मादा होना चाहिए। आपको किसी क्षणिक फायदे की जगह आपको अपनी संघर्षों में आप में हिम्मत दिखाई देनी चाहिए। आपको लगना चाहिए नहीं, मेरे अंदर क्षमता है और मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। मैं आज किसी क्षणिक भुलावे में आकर और एक तुरंत कामयाबी मुझे नहीं चाहिए, मैं पसीना बहाने को तैयार हूं, मैं 5 साल लगाने को तैयार हूं, लेकिन मुझे जो कामयाबी चाहिए वो मेरी अपनी मेहनत की चाहिए। मेरे ऊपर कोई जो है वो हवा भरकर और मुझे स्टार बना दे 4 दिन के लिए और हवा निकाल कर मुझे जो है सड़क पर कर दे, मैं इस बात के लिए तैयार नहीं। तो ये जो कलाकार के अंदर मादा होता है अपनी क्षमता को लेकर, ये कई बार कलाकार भी इस बात में समझौता कर लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मुझे ये कामयाबी किसी दूसरे के बल पर मिल रही है, तो ये कंपनी मुझ पर बहुत इन्वेस्ट कर मुझे स्टार बना रही है, तो मैं इसके साथ एक्सेप्ट कर लेता हूं। और जब वो हवा निकल जाती है तो वो सुनील सुनील, मैंने एक बार देखा, एक समय जब हम लोग टीनेज में रहे होंगे तो हमारे लिए तो वही सिंगर सब कुछ थे। कुमार सानू हुए, उदित नारायण हुए, अलका याग्निक हुई। इन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि भाई हम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं। ठीक वैसे ही सुनील, आपको भी कुछ चेहरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी ये बताने के लिए कि हम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं हैं। लेकिन आपका जो दायरा था या आपकी जो टीम थी वो वहीं जाके खत्म क्यों हो गई, और लोग क्यों आपके साथ नहीं जुड़े? या आपने उनसे जब बोला होगा कि भाई ये हमारा मोटिव है, इसमें हमारा साथ दो, हम चीजें सुधारना चाहते हैं, तो लोग क्या जवाब देते हैं आपको? देखिए स्वप्निल, ऐसा है कि कॉमेडी जो है उसमें परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन को मैं बहुत अच्छे से स्वीकार करता हूं। खासकर कपिल शर्मा के शो को तो मैं प्रणाम करता हूं कि एक बंदा अपने कंधे पर शो लेके चल रहा है। उसके बाद गुत्थी यानी सुनील ग्रोवर साहब आए, फिर जॉनी लीवर जी की बेटी आई है, और भी काफी लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। क्योंकि कॉमेडी एक मेहनत का काम है। कॉमेडी में ग्रुपिज्म, कॉमेडी में आरक्षण या ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है। जैसे किसानी होती है, जैसे आर्मी होता है, वो ये सब काम जो है ना, इसमें एक नियत चाहिए होती है, इसमें एक आपको एक श्रद्धा चाहिए होती है। ये बिना उसके मुश्किल पॉसिबल नहीं है। हाँ, अब आ जाइए आप ऑन द अदर हैंड जो लोग गटर कॉमेडी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उनकी भरमार है। उनको बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमको भी आते हैं फोन कि आप करेंगे क्या,
तो मतलब क्या करना है, बोले ऐसा सा प्लेटफॉर्म है तो आपको सिर्फ गाली गलौज देना है। आप शायद मेरा सवाल आप तक क्लियर नहीं पहुंचा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एकजुट क्यों नहीं हो पाते? सिंपल शब्दों में कहूं तो एकजुट क्यों नहीं हो पाते? कहां पर एकजुट? बॉलीवुड में जैसे आप 4 चेहरे मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ गंदगी बताते हैं, दूसरी जगह पर कोई 2 और बैठे होते हैं, लेकिन वो 4+2 6 क्यों नहीं नजर आते? देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग जितने भी पुराने कलाकार हैं जो 10-15 साल में जो कॉमेडी कर रहे हैं, उनके पास में लाइव शोज इतने ज्यादा है, इतने अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ, आपका ये सवाल जो फिल्मों में क्या होता है, देखिए जो यहाँ पर ग्रुपिज्म बहुत है, यहाँ पर जो आपको सूट करेगा। मैंने कहा ना कि जैसे भी हमारे रविंद्र भाई बता रहे थे कि म्यूजिक इंडस्ट्री में, आप ये जरा सुन लीजिएगा, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद किसी और पे जाइएगा, ठीक है। म्यूजिक इंडस्ट्री में बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है कि म्यूजिक के अलावा बाकी सबका नॉलेज है उनको, ठीक है। म्यूजिक के अलावा बाकी सबका नॉलेज है उनके पास, ठीक है। ओके, आपने पिछले 5 साल में देखा होगा, जैसे आप ले रहे कि पुराने कलाकार क्यों नहीं चल रहे हैं। पुराने कलाकार आज भी चल रहे हैं, रिमिक्स के नाम पे चल रहे हैं, रीमेक के नाम पे चल रहे हैं, ठीक है। उन्हीं के गानों को गंदा किया जा रहा है, उन्हीं के गानों को भद्दा किया जा रहा है और जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि ये गाने हिट है, इसके मिलियंस व्यूअर्स है। और हमने तो कभी, और वो गाने आज भी आप, एक जमाने में डॉक्टर ये कहता था कि भैया अगर आपको तबीयत ठीक करनी है तो टी सीरीज के गाने आप सुनिए, अच्छे गाने सुनिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आज वही डॉक्टर कहता है कि टी सीरीज के रिमिक्स मत सुनना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप कोमा में चले जाओगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को आप बना रहे हो उनसे तो आप प्यार कर रहे हो, लेकिन जिनकी वजह से आप बने हो उनको आप भूल गए हो। तो सुरीले जो है बड़ी बदनसीबी से करना पड़ रहा है कि सुरीले घर पे बैठे हैं और सुरीले सर पे बैठे हैं। जो ऑटो ट्यूनर से गाते हैं उनके गाने फिल्मों में आते हैं, हिट हो जाते हैं। आगे ले जाना चाहता हूं। देखिए, पॉलिटिक्स में कलाकार तो आए ही आए, लेकिन पॉलिटिकल चेहरे एक पॉलिटिकल आर्ट भी अपने साथ ले आए। लेकिन आर्ट में पॉलिटिक्स कब और कहां कैसे आ गई? शिल्पा, मेरा सवाल आपसे है, पहला मौका मिलना ज्यादा मुश्किल है या दूसरा? नींव, एक बिल्डिंग की जैसे नींव होती है वो बन जाती है, उसके बाद इमारत खड़ा करना आपके टैलेंट पे निर्भर करता है। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर टैलेंट को दूसरे मौके का इंतजार और वो भी उस तक ना पहुंच रहा हो, इसलिए ज्यादा मुश्किल क्या है, पहला मौका या दूसरा मौका? पहला मौका ही, मैं अभी भी अपने जवाब पे कायम हूं, पहला मौका ही ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि पहले मौके बाद एक उम्मीद, एक कलाकार की उम्मीद जग जाती है, उसके कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद दूसरा मौका पाने के लिए उसको थोड़ी पेशेंस, थोड़ा संघर्ष और थोड़ा जज्बा मन में रखना पड़ता है और वो अपने आप हो जाता है। क्या सक्सेस अपने साथ हवा लाती है? क्योंकि हमने कई लोगों को देखा, अगर कुछ बाहरियों को मौका मिला और उन्होंने नाम भी बनाया तो कई बार स्क्रीन पर देखने में लगता है कि उनमें हवा आ गई। जी ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, ये पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है। कुछ लोगों में आ भी जाती है, मैं डिनाई नहीं करूंगी, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा जमीन से जुड़े होते हैं। मैं उदाहरण दूंगी जैकी श्रॉफ जी का, मैंने उनके साथ फिल्म में काम किया है। वो इतना बड़ा नाम होने के बावजूद इतने हम्बल है, उनमें आज तक मैंने हवा नहीं देखी। तो ऐसे लोग भी हैं जो लेजेंडरी है, धर्मेंद्र जी, जैकी श्रॉफ जी, जिनसे मैं पर्सनली मिली हूँ, बहुत हम्बल है। हवा मैंने देखा है नए नए कलाकारों में ज्यादा आ जाती है, क्योंकि अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट, आप वजूद से कितने जुड़े हैं, आप अपने जमीन से कितने जुड़े हैं, आपके संस्कार कैसे हैं, ये बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है। बिल्कुल, इसीलिए देखिए, आप जो बात कह रही हैं ना सुनील, मैं दोबारा बहुत जल्द आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूं। देखिए, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। मैंने हिंगन घाट में आपका रिसेप्शन और पूना में आपका रिसेप्शन देखा और उसमें जमीन आसमान का अंतर देखा। मैं पूछना यह चाहता हूं कि पूना का कल्चर जो कि स्टेज शोज को इतना ज्यादा महत्व देता है, वो कौन सा पॉलिटिक्स से अछूता है? वहां पर दूसरी तरह के ग्रुप्स हो जाते हैं। तो ये पॉलिटिक्स, ये गंदगी कला में घुस कहां से रही है? देखिए, 100 की सीधी बात है कि फेम सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, आगे सबको आना है। तो उसके लिए साम दाम दंड भेद बाय भूख बाय क्रूप, कोई अपने काम से आगे आता है, कोई दुआ सलाम से आगे आता है, किसी ना किसी, क्योंकि ये चीज जो है ना वो सबको अट्रैक्ट करती है। और इसमें फिर बढ़ जाता है कि कौन कैसे क्या, कौन कैसे, क्योंकि लेकिन जो जैसे शिल्पा जी ने कहा कि जो रियल मेहनत करता है वही धर्मेंद्र की तरह आज भी है, बच्चन साहब की तरह आज भी है, लता जी की तरह आज भी है,
मेहनत जो है वो और सही काम किया हुआ जो बंदा है ना, जॉनी लीवर जी देखिए आज 45 साल हो गए उनको स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए, वो आज भी नंबर 1 पर है। उनके जैसा स्टेज पर कोई दूसरा नहीं है। तो मैं तो उनको फॉलो करता हूं, मैं तो उनका चेला हूं, मैं तो उनको कॉपी करता हूं। और तो मुझे वो मेरे आइडल वो है। तो मुझे कभी जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि हमको घबराहट, मुझे तो घबराहट कभी होती नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे हिस्से का काम है, जो मेरे टैलेंट का काम है, क्योंकि मैं अपने टैलेंट को, अपनी क्षमता को अच्छी तरह से जानता हूं और मुझे लगता है कि मेरी क्षमता के हिसाब से जो मुझे मिलना चाहिए वो ऑलरेडी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मैं थैंक्स टू गॉड, मैं तो भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं। और यही मैसेज मैं दूसरों को भी देना चाहूंगा कि भैया आपकी क्षमता के हिसाब से आपको बहुत मिल रहा है। आप ऑटो ट्यूनर वाले सिंगर हो, आपको सलमान खान ने हाथ रख दिया, शाहरुख खान ने हाथ रख दिया, आपकी औकात नहीं है प्लेबैक सिंगिंग करने की। आप कर रहे हो और आप हिट हो गए हो, और हिट हो गए इसलिए हमारे छाती पे और वहां पर सारेगामा या फला शो में जज बन के बैठे हो, क्योंकि आप हिट हुए। लेकिन कैसे कैसे हिट हुए, क्या कंपनी है, मैंने कहा ना कंपनी, म्यूजिक कंपनी के पास तो म्यूजिक के अलावा बाकी सबको नॉलेज है। तो ये सब चीजें क्यों होती है? क्योंकि सबको कुछ ना कुछ पाना है, सबको सफलता पानी है। मेहनत किसी को नहीं करना है, मेहनत किसी को शॉर्टकट, सब कोई वो बस आगे बढ़ना चाहे, जैसे किसी को गाली देके, किसी को बुराई करके, किसी का कुछ करके, किसी का नुकसान करके आगे बढ़ना है। गाली जो भी करके, मेहनत करके जो आगे बढ़ेगा वही लता मंगेशकर बनेगा, वही कुमार सानू बनेगा, वही मोहम्मद रफी साहब बनेंगे। यहाँ पर एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहता हूं, और इसके लिए अविनाश मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इंटरेस्टिंगली देश को अगर सुधारना हो तो उसके लिए भी राय चाहिए, और बॉलीवुड में वो दोनों धड़ों की राय है। मतलब जो देश की प्रचलित दो विचारधाराएं हैं, मैं साफ शब्दों में कहूं तो एक भाजपा साइड की और दूसरी कांग्रेस साइड की, तो बॉलीवुड में इन दोनों को लेकर बटे हुए स्वर सुनाई देते हैं। वो देश सुधारना चाहते हैं लेकिन अपना घर नहीं। मैंने तो नहीं देखा कि कभी बॉलीवुड के स्टार्स ट्विटर पर आकर या फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पोस्ट पर इस बारे में कह रहे हो। हाँ, वो देश पर जरूर कहेंगे, जबकि हमें तो यह सिखाया गया है कि पहले अपना घर साफ करो तब बाहर सफाई होगी। कि पड़ोस का कोई एक बच्चा जो है वो सेना पे जाके देश की रक्षा करे, अपने घर का बच्चा ना जाए। तो हम सब ये चाहते हैं, हमारी एक जनरल टेंडेंसी होती है कि हम चाहते हैं कि देश में सुधार हो, करप्शन कम हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो, चीजें अच्छी हो, लेकिन उसमें खुद योगदान नहीं देना चाहते। तो ये एक प्रथा है, और बॉलीवुड इससे अछूता नहीं, वो भी समाज का एक बड़ा हिस्सा है। जो आपने दो बातें कही इसमें कि एक तो बॉलीवुड में दो अलग अलग तरह के स्वर हैं। एक स्वर वो है जो एक पार्टी विशेष को से प्रभावित रहता है, उसको सपोर्ट करता है, और एक दूसरा उसके जस्ट अगेंस्ट में। साथ साथ इसी तरीके से कलाकारों का भी एक बड़ा ऐड कर दूं, एक तीसरा भी है जिसको वाम समर्थक कह दिया जाता है, लेकिन चलिए हाँ ठीक है, बात आ गई। हाँ, समर्थक को एक पक्ष मान के चल रहा था, और दूसरा जो है जो प्रो बीजेपी आइडियोलॉजी को जो प्रेफर करता है। तो एक जो प्रो बीजेपी आइडियोलॉजी और एक जो बीजेपी के अगेंस्ट है, उसमें वामपंथ भी आता है, उसमें कांग्रेस और बाकी भी पार्टी। बट मैं उस पोलिटिकल इश्यूज पे नहीं आना चाहता। मैं कलाकारों का जो अपना एक उनका एक अपना, जिस तरीके से आपने कहा कि एक ऐसा कलाकार बाहरी कलाकार है, वो संगठित नहीं है, और एक वो कलाकार है या वो ग्रुप है जो इंडस्ट्री के अंदर है, और शायद वो संगठित दिखाई देता है। इसीलिए कई बार अगर आप गौर से देखें, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, शेर कुछ और है, कुछ शब्दों का हेरफेर। रविंद्र भाई, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। एक शेर है, उसमें कुछ शब्दों को मैं इधर उधर कर रहा हूं, और सुशांत को लेकर कह रहा हूं कि वो तो अकेला ही चला गया जानिबे मंजिल, मगर उसके बाद अब लोग जुड़ रहे हैं और कारवां बन रहा है। ये खुशी की बात है। और चूंकि काफी सीरियस ये डिबेट चली, रविंद्र भाई मैं लास्ट में सिर्फ आपका एक कमेंट लेना चाहता हूं, और उस कमेंट से पहले सिर्फ, रविंद्र भाई मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है मेरी आवाज रविंद्र भाई को नहीं जा रही है। लेकिन शिल्पा, मैं चलिए मैं लास्ट कमेंट आपका लेना चाहूंगा, और लास्ट कमेंट मैं इस बात पर लेना चाहता हूं कि सीरियस डिबेट्स अभी कई सारे चैनल्स पर देखने को मिल रही हैं। कितने बदलाव की उम्मीद आप देखती हैं? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ठीक, तो तब्दीली आएगी, और मुझे लग रहा है जरूर आएगी। ये फेज पूरा तब्दीली का ही चल रहा है, पूरा 2020 तब्दीली का चल रहा है। सुनील भाई, आपका भी मैं लास्ट कमेंट लेना चाहता हूं। आँख करे चतुराई करम का, लेख मिटे नारे भाई।
मैं ये कहूंगा कि कुछ नहीं होगा तिल मिला के, कुछ नहीं होगा तिल मिला के, नसीब का ही होगा कुल मिला के। तो भैया भगवान पे भरोसा करो, मेहनत पे भरोसा करो, नियत अच्छी रखो, काम से प्यार करो तो काम आपसे प्यार करेगा। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस को भी आपसे कुछ चाहिए। इस बात का ध्यान रखो, अपनी प्यास, अपनी चीजों को मजबूत रखो, नियत साफ रखो। गॉड इज ग्रेट, आपके साथ में हमेशा अच्छा होगा। देखिए, मैं अंत में एक बार फिर वही बात करूंगा जो मैंने शुरुआत में कही थी कि मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप लोग सपना देखना छोड़ें। सपने देखना आपका हक है, आपको सपने भी देखना चाहिए। बस इतना याद रखिए, वो एक इंडस्ट्री है और आप जॉब पर जाएंगे, जॉब के साथ आने वाली तमाम कठिनाइयां वहां पर होंगी, वहां पर ग्रुपिज्म होगा, वहां पर पॉलिटिक्स होगी। आपको स्ट्रांग रहना है, मुकाम आपसे दूर नहीं है, आप हासिल कर ही लेंगे। तो ये था आज का ये स्पेशल शो। आप चारों का धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे दर्शकों का भी मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस शो को देखने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।